कराची से लेके खैबर तक मौसम है बहुत अच्छा। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था उनको बॉल नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ साहिल समंदर पे जाके आप काला चश्मा लगा के बाइकें दौड़ाइए बस। जो बच्चे होते हैं rather than spending time out on the streets, हम सबका फर्ज भी है कि हम सब मिलकर इन चीज़ों को जो है रोकथाम की तरफ लेके जाएं। AI आज से नहीं आया, AI तो कई सालों से हमारे पास मौजूद है। न्यूजीलैंड के आगे बांग्लादेश नाकाम, कौमी टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम, दिफाई चैंपियन ऑफिशियली इवेंट से बाहर। शायद पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन दौर है। होम ग्राउंड पर मायूस कुन परफॉर्मेंस पर शायकीन अफसुर्दा। डंपर गर्दी और बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात शहरी खौफजदा हैं। सिंध हुकूमत के लिए दोनों मसाइल चैलेंज बने हुए हैं। नटी जटी के पुल पर हादसा बाप बेटी की जान ले गया। लासी गोट में 5 साला बच्चे की गुमशुदगी भी सवालिया निशान। सूबाई हुकूमत कर क्या रही है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मगरबी हवाओं के सिस्टम की एंट्री लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, चमन समेत गिरदे नवा में भी मूसलाधार बारिश। कराची में भी मौसम सुहाना। क्या बारिशों के नए स्पेल के बाद खुश्क साली का खतरा टल गया? पाकिस्तान को AI टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने का मिशन, महविश सलमान गामजन। पाकिस्तान में पहला AI इन्वेंशन सेंटर कायम करने का ऐलान। फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल की रुकनियत हासिल करने वाली खातून एंटरप्रेन्योर आज बनेंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। और ताइक्वांडो में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, स्वात के सैयद अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल कॉम्बैट एशियन ओपन चैंपियनशिप जीत ली। फखरे पाकिस्तान आज होंगे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब, खुशामदीद। दिस इज सोनी, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा क्योंकि आज कराची से लेके खैबर तक मौसम है बहुत अच्छा। कराची में जो है वो बादल हैं और इसके साथ साथ दीगर मुल्क के हिस्सों में क्या कुछ मौसम बता रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आगाज़ ही करेंगे इस चीज़ से कि ख़ातिन हज़रात, गुज़िश्ता रात रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में रहने की उम्मीदों की आखिरी रसूमात अदा की गई और रहे सहे बचे कुछे जो भी फैंस के दिल थे कल वो भी टूट गए। खैर, हम मसला यही है कि बार बार लगातार हम देखते हैं कि हम ये हार जाए वो जीत जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अगली टीम मना कर दे और बाकी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो किसी तरीके से अनफिट हो जाए और वो वापस चले जाएं। तो हुआ तो ऐसा नहीं, ना कभी पहले ऐसा हुआ है और पाकिस्तान टीम का अगर मगर का सफ़र जो है वो इख्तिताम पसीर होगा क्योंकि बांग्लादेश ने कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और न्यूजीलैंड जो है बासानी 5 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान जो है वो इतना शदीद मेज़बान मुल्क है ना, उन्होंने कहा बस हम जा रहे हैं, आप आइए, ग्राउंड खाली है आपके लिए, खेलिए, हम आपको चाय सर्व करेंगे। बहुत अच्छा, इस पर ना बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो पहली टीम है जो अपने मुल्क में 50 ओवर का टूर्नामेंट करा के दुबई चलेगी टेस्ट मैच खेलने। हाँ, हम जब हम इवन वी आर डूइंग द शो तो हम यही कह रहे होते हैं भाई तीसरे दिन के खेल का आगाज़ आज होने जा रहा है। तो खैर, पाकिस्तान तो पहले ही भारत से शिकस्त खा चुका था, न्यूजीलैंड भी हमारे लिए दर्द सर बन गया है, लेकिन हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। तो ये जो नज़र आते हैं कुछ, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। सैयद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और सर, आप वहाँ मौजूद थे, ख़ुद भी दुबई में आपका हमारा साथ भी रहा और यकीन करेंगे जिस वक्त आपने कहा कि जब हम हमसे बात कर रहे थे और आपने ही हमसे ब्रॉडकास्ट होने से पहले बता दिया ले जी सलमान अली आगा भी आउट हो गए, उस वक्त से लेकर अभी तक दिल इतने टूटे हुए हैं कि, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। प्रॉब्लम यह है कि सर प्लेयर्स पे सारा बार जाता है, प्लेयर ने ये कर दिया, प्लेयर ने वो कर दिया, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया। जो उनको टीम में लेकर आते हैं, जो उनको सेलेक्ट करते हैं, उनमें से कभी कोई फुटबॉल का प्रोग्राम करता था और पीटीवी पे और जनाब अली वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हो गया, वो भी वोटिंग मेंबर। आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग। हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक ऐसा होता रहेगा? हैदर साहब, आज हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमेटी की। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मसला क्या है? हमें अच्छे प्लेयर्स क्यों नज़र नहीं आ रहे और हम उन प्लेयर्स को डालते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। सो आपकी नज़र में
सिर्फ प्लेयर्स गलत नहीं हो सकते सर? देखिए, ये बात तो सही है कि प्लेयर्स सिर्फ गलत नहीं हो सकते, लेकिन करना प्लेयर्स को ही होता है ग्राउंड में। और जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनको तो कम से कम 100% परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे इमामुल हक हैं, उनके लिए मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि वो सेंचुरियाँ कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको होना चाहिए, टीम में होना चाहिए। और जब उनको चांस मिला उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। यानी एक ऐसा रन जो क्लब क्रिकेट में भी आप नहीं लेते हैं, आप एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मैच में जाके आप ज़बरदस्ती रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था उनको बॉल नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेलेक्टर्स की गलती हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, कोचिंग की हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्राउंड में तो प्लेयर्स को ही सब कुछ करना पड़ता है। हैदर तो साहब, प्लेयर्स जो है वो जिम्मेदारी नहीं। एक सवाल इसमें, क्योंकि आपने बात की इमाम की, मुझे लग रहा है कि हम इतना ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड है हैदर साहब कि अक्षर पटेल ने कल बयान दिया है कि मैंने इमाम को प्लान करके रन आउट किया, और वो ऐसे कि उनको पता था कि इमाम जब स्पिन पे आगे निकल के टैप करके और रन लेने की कोशिश करते हैं ताकि स्ट्राइक रोटेट हो सके, वो इतना पढ़ के आए थे उस प्लेयर को भी कि जो एक दिन पहले पहुंचा है। और हमने सर क्या किया है, विराट कोहली की जिसने थ्रो की बाउंड्री से, और विराट कोहली ने जो है अपनी बैटिंग के टाइम पे उसने बॉल जो है रोक लिया या रोकने की कोशिश की स्टंप पे लगने से, जिसपे वो ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड आउट हो सकते थे, लेकिन हम इतने गिरे हुए थे कि हमने वो चांस भी मिस कर दिया। तो सर इट्स नॉट ओनली विद द प्लेयर्स। हैदर भाई, बहुत माजरत के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कि 100% प्लेयर को देना पड़ेगा, 100% तो तब देगा ना जब 100% फिट भी होगा। देखिए, आपकी बात सही है। प्लेयर्स को ग्राउंड में जो है अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। ये चीज़ यकीनी तौर पर सबसे अहम चीज़ है। आप चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंडियंस ने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना होमवर्क नहीं किया था, वो बस मैच खेलने पहुंच गए थे कि हमें क्या करना है। हाँ, जो हैदर साहब यहाँ पर मैं बात पूछना चाहूँगी, इतना पैसा लगाया है हमने अपने स्टेडियम को बनाने में, इतने इन्फ्लुएंसर्स ने शाउट आउट्स दिए, खुद टीम बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने लेसन लिया? उन्होंने पहले से जिस तरह से इंडिया खेला है उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, उन्होंने जैसा अभी फैसल ने कहा कि वो प्रॉपर उसको रीड करके आए थे। हम क्यों नहीं कर सके ऐसा? जब वो कर सकते हैं तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर सके इस तरह से? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे प्लेयर्स को करना चाहिए था और प्लेयर्स को दिखाना चाहिए। देखें, आप जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये काम भूल गया या नहीं कर सका या मुझे याद नहीं था या आगे देखेंगे। नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। एज ए प्लेयर, पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स थे वो ग्राउंड में ऐसा लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, जिस किस्म की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि इंडियन बॉलिंग देखें वो इतनी तजर्बाकार नहीं थी। शामी रिहैब करके वापस आए थे, राना जो है वो अभी बिल्कुल नए हैं, तो बॉलिंग तो उनकी कमज़ोर थी। स्पिनर, एक स्पिनर सिर्फ कुलदीप यादव ये था जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक मसला बना हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बैठने के लिए मसला। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि आप जो है वो जहनी तौर पर इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, इतने संजीदा नहीं थे कि आपने इस मैच में क्या करना है। अच्छा हैदर भाई, अब देखें, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ऑब्वियसली द मैच, लेकिन हम हर बार वही बात है ना कि हम मैच पे खिलाड़ियों को रगड़ते हैं। सर रगड़ा देना चाहिए, ठीक है, इट्स है, नीड ऑफ द आवर है, बट नाउ द थिंग इज़ कि दोबारा से वही बात हो जाती है। 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट कमेटी। आपको नहीं लगता कि इनमें वो लोग रखने चाहिए कि जिनका काम होना चाहिए कि वो सिलेक्शन करें? एक एक करके नाम ना भी लें तो आपको भी पता है और हम सबको पता है कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल है, उसका क्या रोल होना चाहिए। और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब इस तरह की सिलेक्शन कमेटी तो फिर आए फातिहा पढ़ें। तो सर देखें, सिर्फ प्लेयर्स पे हम नहीं रख सकते हैदर साहब, इट्स अबाउट द होल पूल एंड व्हेन द होल। और सिर्फ क्रिकेटर मेरिट पे सिलेक्शन की बात नहीं होती है, सेलेक्टर की भी तो मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सेलेक्टर्स भी जो है तजुर्बाकार होना चाहिए। आप सिलेक्शन कमेटी में एक को रखते हैं कि ये एनालिस्ट है, ये स्टेट्स लेकर आता है, ये बताता है। भाई आपको सब चीज़ें आपके सामने नजर आ रही, और आजकल तो
इतना वक्त टाइम इतना मॉडर्न हो गया है कि आपको फिंगर ट्रिप पे सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फिर एक अंपायर जो है उसको आपने सेलेक्टर बना दिया है। अंपायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? सिलेक्शन कमेटी में आपको 2-3 आदमी सिर्फ चाहिए जो एक बॉलर्स को देख सके, एक बैट्समैन को देख सके, एक पूरी टीम की जो है मजमूई सिचुएशन को देख सके और टीम सेलेक्ट कर सके। बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता। असल बात यह है कि आपके सेलेक्टर जो हैं वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड्स में चेक कर सकें, देख सकें कौन से प्लेयर्स हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है टैलेंट खत्म हो गया, टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन टैलेंट को हमेशा पॉलिश करना पड़ता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है उसने सिर्फ वो नाम देखे हैं जो नाम कहीं पे किसी लीग में, फ्रेंचाइज लीग में नजर आ रहे हैं, कहीं पे वो मीडिया उन पे बात कर रहा है। एक तो उन्होंने मीडिया की वजह से ले लिए, सोशल मीडिया की वजह से ले लिए कि शोर ज्यादा ना मचे। 2-4 नाम उन्होंने बांग्लादेश लीग की वजह से ले लिए। तो जब आप टीम इन चीज़ों पर बनाते हैं तो वो टीम फिर कंप्रोमाइज। अच्छा, और इसमें हैदर भाई एक और चीज़ भी है, हम चाहते हैं एक और चीज़ की तरफ भी हम ज़रा फोकस अपना शिफ्ट करें। हमने मेंटोर्स रखे हैं सर, और ये तमाम तर वो मेंटोर्स हैं जो दे हैव गॉट लॉरेल्स फॉर पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किया है। प्रॉब्लम जब आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, 50-50 लाख रुपए गालिबन महाना है, और वही जो हैं हमारे मेंटोर्स वो क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए आए थे, और अब वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के बता रहे हैं कि क्रिकेट टीम ठीक क्यों नहीं है। ये क्या बात हुई? ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बता दें। ये भी एक मजाक है कि आपके मेंटर्स जिनका काम है ग्राउंड में जाके प्लेयर्स की मदद करना, उनको सिखाना या उनको गाइड करना, वो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर। भाई एक उस्ताद ही अगर अपने स्टूडेंट्स पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा तो वो सिखाएगा कैसे? अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी की क्या हिकमत अमली है इन लोगों को इतने ज़्यादा पैसों में रखने की। शायद पीसीबी ये चाहता था कि यह इनके तजर्बे से, इन्होंने जो इतनी लॉन्ग टाइम क्रिकेट के लिए उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितने भी मेंटोर्स हैं उन्होंने कहीं पे भी, हमें नज़र नहीं आता है, हो सकता है उन्होंने किया हो, वो बताएं कहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स को गाइड किया, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आता कि इन्होंने प्लेयर्स को, सिवाय एक टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में जिसमें उन्होंने टीम्स को जो है वो 4-5 दिन के लिए, उसमें भी ये प्लेयर्स नहीं थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, नेशनल टीम में। वो प्लेयर्स थे जो आपको मिल सकते हैं, और उन्होंने क्या किया किसी को पता नहीं, उसको उजागर नहीं किया गया, उसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन मेंटोर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आपने पैसा बहुत दे दिया है, वही पैसा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाते हैं, क्लब क्रिकेट पे लगाते हैं, तो आज रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत तब्दील होते हैं। आप दूसरे मुल्क की क्रिकेट देखें, इंडिया की देखें, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे मेंटोर्स पे पैसा नहीं लगता है, ग्राउंड्स पे लगता है, वहाँ पे क्लब क्रिकेट पे लगता है, वहाँ फैसिलिटीज पे लगता है, ताकि प्लेयर्स बने। चल रही है। एब्सोल्युटली हैदर साहब, देखिए दिल के फपोले तो हम फोड़ते ही रहेंगे, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट योर पॉइंट। सो के पाकिस्तान की क्रिकेट अगेन, जिस दिन मैच होता है उस दिन हम परफॉर्म अच्छा नहीं करते और फिर हम अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन पसे पर्दा जो मामलात हैं अगर उनको ठीक जब तक नहीं किया गया तो फिर ये मंजर आम पे आने वाली चीज़ें भी ठीक नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। कभी कभी तो होता है कि कराची में बादल आते हैं, और जब आ गए हैं तो चलिए उनको सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। आज मुल्क भर के मौसम की बात करें और आगाज़ करें अगर शहर कराची से, तो सुबह सुबह बड़े खूबसूरत मनाजिर थे, और बादल जो था वो पूरे शहर पे छाया हुआ था, क्योंकि नवेद है बारिश की, और बारिश यहाँ तो नहीं होगी, देखिए कराची वालों, यहाँ नहीं होने वाली बारिश, तो आप बादलों से ही अपना दिल बहला लीजिए। हाँ, यहाँ सिर्फ अपना ब्लू है पानी, समंदर पे जाके आप काला चश्मा लगा के बाइकें दौड़ाइए बस। नहीं, बादल में काला चश्मा क्यों लगाएगा कोई? ऐसे ही होता है, कराची के साहिल पे यही मनाजिर देखने को मिलते हैं हमेशा, तो बचपन से ही देखते हैं। अगली बार अच्छे वाले साहिल पे जाइएगा, एक ही साहिल की पट्टी है, बहुत साहिल है यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है। और मैं साहिल जो है वो साहिल समंदर की बात कर रहा हूँ। खैर, तो ये तो हो गया कराची का, हमारी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन बारिश है कहाँ? वो है पंजाब, केपी और बलूचिस्तान। वहाँ पे हुई है तेज़ बारिश और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। मीनवाइल मतलब है कि पंजाब का ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सिंध में सिर्फ बादल बादल
सिर्फ दैट्स इट, है ना? मौसम खुशगवार, that's it. मे बी इंटीरियर में कुछ हो सकता है। तो चलें हम बात कर लेते हैं मौसम पे ही, और जब मौसम की बात करते हैं, मौसम खूबसूरत मज़ीद बना देता है शहर इक़्तिदार को, जो कि ऑलरेडी बड़ा ही सुहाना सा है। तो सलमान अवान नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, क्या कहता है इस्लामाबाद का मौसम? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में भी बादल छाए हुए हैं और कल रात से बादलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था, और जो एक नया मगरबी हवाओं का सिलसिला है उसने मुल्क के बालाई इलाकों, शुमाल मगरबी इलाकों, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बालाई पंजाब, खित्ता पठवार और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। और ये एक तरह से मौसम सरमा का कम अज़ कम खित्ता पठवार में और मुल्क के बालाई इलाकों में दूसरा स्पेल है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी, जिससे जो एक खुश्क साली चली आ रही है उसके ऊपर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 16 सेंटीग्रेड के करीब है, जबकि कुछ रोज़ पहले जब बारिशें नहीं हो रही थी यही टेम्परेचर जो है वो अर्ली 20s में भी जाना शुरू हो गया था, जिसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बादलों से मौसम काफ़ी बेहतर हुआ है और जो रिवायती सर्दी है इस्लामाबाद की वो किसी हद तक वापस आ चुकी है। इस्लामाबाद के साथ साथ इस वक्त खित्ता पठवार, बालाई पंजाब, मशरकी पंजाब या शुमाल मशरकी पंजाब अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मलकट, हज़ारा डिवीज़न के साथ साथ सूबे के जो मगरबी पहाड़ी इलाके हैं और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है, और ये सिलसिला कम अज़ कम 2 मार्च या यकुम रमज़ान तक आप कह सकते हैं कि ये जारी रहेगा। इसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी कल रात को जारी की गई थी नेशनल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की जानिब से, जिसका कहना था कि बारिशों का जो सिलसिला है मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें खलल का बाइस बन सकता है। बर्फबारी से, बारिश से सड़कों पर फिसलन हो सकती है, जिसके बाइस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर क्योंकि जब रश हो जाता है तो मुसाफिरों को, सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी है, वो जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद जैसे इलाके जो हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर नदी नालों के अंदर सैलाबी रेलों की प्रेडिक्शन भी की गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस मौसम से मुल्क के बालाई इलाकों में, जहाँ पर आप जानते हैं कि 42% लो रेनफॉल हुई है एवरेज अगर हम बात करें, तो तवक्को की जा रही है कि जो खुश्क साली है उस पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और सलमान, आपने मुल्क भर का तो मौसम बता दिया, लेकिन आपके पीछे जो दिलफरेब मनाजिर है ना, मैं चाहूँगा कि जी हम ज़रा फुल पे आएँ, और सलमान आप अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करें, जा सकते फ़िलहाल इस्लामाबाद, तो ज़रा कैमरामैन से दरख्वास्त करें कि थोड़ा सा इस्लामाबाद का सब्ज़ा, थोड़े से बादल हमें भी दिखा दें। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा कैमरा खोलें और जूम इन करें, और जो बादल हैं इस्लामाबाद के और जो सरसब्ज़ मनाजिर हैं, दरख्त हैं, खूबसूरत हैं। इस वक्त हल्की हल्की हवा भी चलना शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी भी हो रही है, तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से आसमान के ऊपर बादल हैं और हल्की हल्की बारिश जो है वो होना शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी खबर है ना, क्योंकि आपने जो है वो स्लीवलेस। जी बिल्कुल, ठंड तो है, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो जी बिल्कुल ठंड तो है, और जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का वो इस वक्त 16 सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि अब से कुछ रोज़ पहले ये दर्जा हरारत जो है वो अर्ली 20s में 23-24 तक जा रहा था। तो आज इस वक्त दर्जा हरारत 16 और 15 के लगभग है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत है या सर्दी की शिद्दत अगर मैं कहूँ तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, और जो इस्लामाबाद की एक रिवायती सर्दी है वो कदरे वापस आ गई है। ठीक है सलमान, एंजॉय द वेदर और वापस जाएँ और अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी ज़रूर पिएँ, और ये सब करते हुए कराची को ज़रूर याद रखें और दुआ करें कि कराची में हम भी कुछ स्वेटर पहन लें। बाय द वे, कुछ स्वेटर पहनने की नौबत आई थी इस बार? नहीं ना, हम तो दुआ बाइक वालों को आई थी, लेकिन बाकी तो खैर। लेकिन शाम में हो जाया करता था मौसम अच्छा, अब नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद रमज़ान तक अच्छा मौसम हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या बात कर दी आपने। रमज़ान में अब कितने दिन रह गए हैं? आज मंगल है ना, आज बहुत जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, सैटरडे या संडे। चले हम इस पे शर्त लगाते हैं कि हफ्ता होगा इतवार, और जो शर्त जीतेगा वो कराएगा पहली इफ्तार। वाह वाह, क्या बात है। इसी के साथ ले ले ब्रेक।
वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अब कुछ हीरोज़ के हवाले से ज़रा बातचीत हो जाए। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बिलाल हनीफ से, जो कि बॉक्सिंग के खेल में नया उभरता नाम है। बिलाल हनीफ जो कि 7 एमेच्योर फाइट्स में से 6 अपने नाम कर चुके हैं। अपने बॉक्सिंग करियर में उन्होंने 5 वाइट कॉलर्स फाइट की हैं और अब तक फेदरवेट डिवीजन में नाकाबिले शिकस्त हैं। बिलाल हनीफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ रखते हैं और 2019 में दुबई में पाकिस्तान के लिए एशियन चैम्पियनशिप भी अपने नाम की है। और ये भी हम आपको बता दें कि जो सेलिब्रिटी बॉक्सिंग का मैच हुआ था बिटवीन राहिम परदेसी और फिरोज़ खान, तो राहिम परदेसी क्यों जीते थे उसकी वजह भी तो बिलाल हनीफ ही हैं, क्योंकि बिलाल हनीफ वॉज कोचिंग राहिम परदेसी। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। बिलाल हनीफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, इट्स अ प्लेजर। बिलाल, पाकिस्तान में बॉक्सिंग इज़ नाउ वन ऑफ द ग्रोइंग स्पोर्ट्स। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस होता है पाकिस्तान में अदर देन क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट का ऊपर आना, लोगों का उसमें इंटरेस्ट लेना? बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली फाइनली पीपल आर एंगेजिंग, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बॉक्सिंग हम बैक इन 2020 हम आमिर खान प्रमोशन के साथ इसको प्रमोट करते आ रहे हैं, पर उस तरह लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि इतना फेमस स्पोर्ट नहीं है इस कंट्री में। अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ है February 15 लाहौर को, उसके बाद फिरोज़ खान, बिग थैंक यू टू हिम फॉर टेकिंग अ पार्ट इन दिस इवेंट। उनकी वजह से और रहीम परदेसी की वजह से और जितने भी यूट्यूबर्स और अदर फाइटर्स थे कार्ड में, उन सब की वजह से जो अट्रैक्शन पैदा हुई है पाकिस्तान में बॉक्सिंग को लेके, तो अभी बहुत सारे लोग जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो खुशी होती है कि फाइनली बिलाल, अभी आपने बताया कि राहिम परदेसी और फिरोज़ खान के बारे में हमने भी अपने आपका जब हम इंट्रो करवा रहे थे हम यही बात कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राहिम को कोच करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि क्या स्ट्रैटेजी आपने उनको डिज़ाइन करके दी थी कि नॉकआउट कर दिया उन्होंने बड़ा जल्दी? एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं और रहीम एक पिछले इवेंट पे हमने भी साथ इवेंट पे फाइट की थी इन शेफील्ड इन यूके इन अगस्त 2024। तो जो हमारा गेम प्लान था, क्योंकि हमें पता था कि जो फिरोज़ जिस टीम के साथ ट्रेन करते हैं वो MMA टीम है, वो मतलब को बॉक्सिंग और MMA की टेक्निक डिफरेंट होती है। हमें पता है कि फिरोज़ काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं उस तरीके से, पर जो रिंग एक्सपीरियंस होता है वो एक कम्प्लीटली एक अलग चीज़ होती है। तो मेरा गेम प्लान और हमारा गेम प्लान यही था कि हम बेसिक बॉक्सिंग करनी है उनके साथ, स्ट्रेट शॉट्स, और उनके आगे खड़ा नहीं रहना, फुटवर्क यूज़ करना है, मेक हिम मूव, मेक हिम मिस एंड पे बैक, एंड वी एग्जीक्यूट द गेम प्लान एंड इट वर्कड। इट गोज़ विदाउट सेइंग बिलाल, हर बॉक्सर का ख्वाब होता है मोहम्मद अली की तरह का बनना। हु इज़ योर फेवरेट बॉक्सर, हु वाज योर रोल मॉडल व्हेन यू वर एंटरिंग इनटू द रिंग? My role model was Amir Khan. जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो उस वक्त आमिर खान was a rising champion. तो उनको देख के ही the interest came in boxing, because he was a big name in the UK for the British Pakistanis, and he opened a lot of doors for British Pakistani fighters. For today in this era, so I looked up to him. तो उनको देख के ही वो एक शोध पैदा हुआ कि someone from the Pakistani communities, I mean, is such a platform and achieving such things. So absolutely, yeah, definitely Amir Khan. बिलाल, ये बताइए, इस वक्त जैसे आपने कहा कि आमिर को देख के आपको शौक पैदा हुआ, इस वक्त आपको भी बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं वो देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होकर वो भी बॉक्सिंग में आना चाहेंगे। सो आप आने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं, इवन लड़कियां या लड़के, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग्स का कहना चाहेंगे? इनिशियल स्टेज क्या होगा? For sure, for the young generation, जो अभी हमारे youngsters जो हैं, ना especially elders as well, देखिए बॉक्सिंग एक brutal sport नहीं है जिस तरीके से हम इसको देखते हैं कि अगर punch मारना है या मार खानी है, इसलिए नहीं है। Boxing teaches you self defense, self discipline, how to build that self confidence as well. तो एक अच्छा overall एक अच्छा
sport, it's good to be engaged in it. और हमें especially हमें press conference में मैंने ये बात कही थी कि हम especially the parents, the families, उनको encourage करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, rather than spending times out on the streets, they should engage in such a sport and do something, and like make. I mean, look, you can make a career out of this sport as well, so why not? Yeah. और अच्छा बिलाल, now obviously पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान के देयर इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज अ बॉक्सिंग टैलेंट, right from Liari in Karachi to Hazara in Quetta and then to Gilgit-Baltistan. How do you rate Pakistani talent, and then how do you rate the facilities in Pakistan? There's so much talent in this country. Honestly, it's unbelievable. Usman Wazir out of Gilgit, such a good fighter. आपने कराची लिहारी की बात की है, नादी बलोच, नादी को भी मैंने कोच कॉर्नर किया था in 2020 in Lahore for the WBC Middle East title. उस तरह से बात की जाए तो जहूर अब्बास from Islamabad, amazing fighter. Quetta से मोहम्मद वसीम, who fought for is a 2 times world title challenger. So again, so much talent in this country, like Taimur Khan, जो अभी is 26 tomorrow, so he's fighting for the WBC Silver International title tomorrow in Australia. So but हमारे देखें वो बात वही आती है कि टैलेंट तो बहुत है, कि लोग उस तरीके से हम फाइटर्स को सपोर्ट नहीं करते. इसी तरीके से we need to be get behind Taimur right now and fighting for the WBC silver title at this level is a huge thing, is a big thing. And Zahur Abbas, I mentioned his name. He's currently training in Islamabad, in Baria town, and he's such an incredible fighter, such a young fighter, and we need to help him to come up on the stage as well. In terms of the facilities, अभी आमिर खान ने एक अकेडमी खोली थी इस्लामाबाद में, जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर ट्रेन कर रहे हैं, और वो एक और अकेडमी खोले जा रहे हैं लाहौर गवर्नर हाउस के इस एरिया में. तो अभी हमारी गवर्नमेंट को यही चाहिए कि लोग they should open more gyms in the country, across the cities, in the big cities, and encourage the youngsters to get more involved in the sport. Yeah, बिल्कुल बिलाल, and I think what we can do is, as a nation, with every gym there should be a ring. हर जिम के साथ एक बॉक्सिंग रिंग होना चाहिए. कुछ अच्छे जिम्स में बाहर में तो बाहर तो हर मुल्क में होता है, यहाँ तो अब यहाँ पे जरा सिलेक्टिव जिम्स में होता है. यहाँ पे जो जिम्स होते हैं वो खैर मुझे तो हाजी क्लब याद आ जाता है, वाटर वाला. खैर चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे लिए अगेन बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम अपना मूड ऐसे चेंज करें कि हम अभी आपको कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन शहर में जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो दिल गिरफ्तार होता है. हैवी ट्रैफिक हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. उसके पीछे इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि अचानक से क्यों इतने ज़्यादा ये हो रहे हैं. नेटिव जेटी पुल पर गुज़िश्ता रोज़ ट्रेलर ने गाड़ी को टक्कर मार दी, पुल के नीचे से ही उसको फेंक दिया. इस हादसे में कार सवार बाप बेटा जाबाग हो गए. जब इसके मनाजिर आए सोशल मीडिया पे तो जैसे कराची वालों के जो ऑलरेडी ज़ख्म ताज़ा थे उन्हें मज़ीद हरा कर दिया है. अब ये एक चैलेंज बना हुआ है हुकूमत के लिए, एक मसला बना हुआ है. और दूसरी जानिब एक और इशू भी है, बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात, उसने भी खौफ व हरास फैलाया हुआ है. नॉर्थ कराची में गुमशुदगी के बाद कत्ल सारम के कातलों का अब तक जवाब तो मिला नहीं था, लेकिन अब लासी गोट से 5 साल बच्चे की गुमशुदगी की इतलात जो हैं वो सामने आई हैं, और वालिदैन जो हैं वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बच्चों के वो शदीद खौफ व हिर्स में मुब्तला हैं. इस सारे मामले पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, अभी इस बारे में हम जानेंगे. इसी पे हम बात कर लेते हैं. आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है पीपल्स पार्टी की रहनुमा उज़मा कामरान को. उज़मा हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम उज़मा, वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का. ये यकीनन बड़ा आसान होता है कि कोई भी चीज़ हो तो हुकूमत पे हम चीज़ करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हमारी ज़िम्मेदार हुकूमत है. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही. अब मेरे ख़्याल से 2 महीने हो गए हैं, और पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा, और मैं नाम अब लेना पड़ेगा मुझे डंपर गर्दी से. बहुत कोशिश की हुकूमत ने कि जी औकात कार तय कर लिए जाएँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि औकात कार तय करने के बाद भी अगर किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस से लेके तरबियत नहीं है, और तरबियत से लेके उसकी गाड़ी सर्टिफाइड नहीं है, व्हीकल सर्टिफाइड नहीं है, फिटनेस सर्टिफाइड नहीं है, तो चाहे आप उसको रात में बंद कर दें कि सुबह बंद कर दें, वो किसी भी वक्त निकलेगी और दंदनाती हुई लोगों को इसी तरह मारती रहेगी. लेटेस्ट जो इवेंट हुआ है कल नेटिव जेटी पे, आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट. यस, ठीक है, रूल्स भी हैं ट्रैफिक के और फॉलो भी करने वाले हैं, मगर फॉलो किए नहीं जाते.
और सबसे बड़ी बात मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये वाक़यात देखते हुए, ज़ाहिर था बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ मुस्लिम, हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम सब मिल के इन चीज़ों को जो है रोकथाम की तरफ लेके जाएं। मगर सिंध गवर्नमेंट ने तो बाकायदा जो है स्ट्रिक्टली जो है अहकामात जारी किए हैं कि इस चीज़ की रोकथाम के लिए ये औकात हैं, इसके अलावा डंपर्स और ये ट्रैफिक वगैरह इस तरह से ना बीच में आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मगर आई डोंट नो कि ये कहाँ से निकल के आ जाते हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ, मैं भी कल ट्रैवल कर रही थी तो मैंने भी देखा कि तकरीबन 9:30 बजे रात को ट्रैफिक में ये थे। तो उस वक्त बाकायदा मैंने तो खैर अपना फ़र्ज़ पूरा किया कि मैंने एक वीडियो बनाकर और आगे भेज दी। मगर मुझे ये लगता है कि देखें, जो हमारे ट्रैफिक के कवानीन हैं उसको तो फॉलो किया नहीं जा रहा, ऊपर से फिर जो हादसात हो रहे हैं इनकी शरह बढ़ रही है। ये बड़ा अजीब और गमगीन अलमिया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आए दिन ये वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं, या तो इन पे स्ट्रिक्टली कोई जो है ना एक, अगर आए दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, सिंध हुकूमत को भी पता है, पब्लिक भी चिल्ला रही है, तो फिर रोकथाम क्यों नहीं हो रही, क्यों इक़दाम स्ट्रिक्टली उठाए नहीं जा रहे हैं? अब कल का जो वाक़या है ये तो हद हो गई ना कि पुल के ऊपर से गाड़ी नीचे आ गिरी और मौके पर ही बच्चा और बाप हलाक हो गए। अब ये तो एक्सट्रीम हो गया। तो इसके बाद अब कुछ इक़दाम उठेंगे या अभी भी हम यही तसव्वुर करें कि ये चीज़ चलती रहेगी? नहीं, एक्सट्रीम तो सारे हादसात हैं क्योंकि सब में ही लोगों की जान का ज़िया हुआ है और सबकी जानें कीमती हैं। ज़ख्मी हो या फिर जहाँ भाग हो जाए, वो एक्सट्रीमली ही होता है, मैं ये समझती हूँ। और सिंध हुकूमत ने इस पे भरपूर एक्शन भी लिया है और रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई जो है अहकामात जारी हो रहे हैं। मगर ये किस तरह से बेकाबू हुए में बेलगाम घोड़े बने हुए ये ट्रक ड्राइवर हजरात, इनका समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोगों की तो FIRs भी हुई है, बंद भी हो रहे हैं। अब वही बात है ना, सिंध हुकूमत अपने अहकाम जारी कर रही है, अपनी पावर शो करवा रही है कि हाँ हम अगर पावर में हैं तो हम अहकामात भी दे रहे हैं, हम ट्रैफिक के कवानीन पे सख्त अमल दरामद करवा रहे हैं। मगर वही बात है कि अचानक से कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, इनकी तरबियत नहीं है। इसमें भी है कि हम देख रहे हैं कि सिंध में ये वाक़यात, कराची में ये वाक़यात सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। हमने पिछले दिनों भी हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की तो एक चीज़ है कि देखें कराची में ऑलरेडी डेवलपमेंट काम चल रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता, नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल पानी का इशू है कराची में, तो 50% जो आता है पानी वो टैंकर से आता है, नागुज़ीर है, फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसको कंपेयर करूँ, तरक्याती काम तो मुल्क के दीगर शहरों में भी होते होंगे, लाहौर में भी होता होगा, पंजाब के दीगर शहरों में भी होते होंगे। मुझे पंजाब से क्यों इस तरह की ख़बरें नहीं आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की क्यों नहीं आती हैं, सिंध से ही क्यों आती हैं, कराची से क्यों आती हैं? एंड देन हर कोई माजरत के साथ यहाँ पे एक माफिया है। अभी उन साहब को जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कराची बंद करने की धमकी दे दी। इस गवर्नमेंट अंडर प्रेशर? नहीं, देखिए कराची बंद करना तो किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए और ना होना चाहिए कराची बंद। कराची एक ऐसी सिटी है, कराची एक बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का दिल है कराची। कराची को बंद करने वाले की बात पे अगर मैं आऊँ तो ये तो बिल्कुल नामंजूर हो जाती है चीज़। फिर सिंध गवर्नमेंट भी एक्शन ले लेगी कि फिर देख लेंगे कि कैसे कराची बंद करवा देते हैं डंपर माफिया। और दूसरी बात ये देखिए, माफिया के ऊपर क्रैकडाउन भी सिंध गवर्नमेंट ने किया था, काफ़ी हाइड्रेंट भी बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मगर फिर वही बात कहूँगी कि डंपर्स, ट्रैफिक के जो कंट्रोल सारी चीज़ें आती हैं, इनमें इनकी तरबियत नहीं हुई भी। क्योंकि देखिए ड्राइवर हज़रात 24-24 घंटे ये जॉब करते हैं, 24-24 घंटे ये ट्रैवल करते हैं, इवन कि इनको अपना स्लीपिंग टाइम नहीं मिलता। और कुछ ये ड्रग्स भी लेते हैं, जहाँ तक हमें इन्फॉर्म है चीज़ें, और कुछ वो लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर यही समझती हूँ कि सारे डंपर माफिया के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, यही होगा। आपको लगता है उसमें साहिबा एक तो मुराद अली शाह साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था पहले कि उन्होंने शारा फैसल पे एक अलग लेन बनाई थी, बिल्कुल उसमें चलें, ये भी आवाम की भी हमें बात करनी पड़ेगी, ताली दोनों हाथों से ज़रूर बचती है। किसी मोटरसाइकिल वाले ने वो लेन इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, मुझे आप एक बात का छोटा सा जवाब दें। जब रूल्स बने हुए हैं और लेन्स बनी हुई हैं, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं भी ड्राइविंग करती हूँ, मगर मुझे पता है कि मैं फास्ट ट्रैक पे तब जाऊँगी जब मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैंने फास्टली चलना है और ट्रैफिक मेरे मुताबिक है, वरना मैं स्लो ट्रैक पे चलूँगी। मोटरसाइकिल हजरात
खास तौर पे फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। अब बिलीव करें मैं यहाँ लेट हो गई हूँ आने में कि जो फास्ट ट्रैक है उस पे हमारी बाइक्स जो है ना वो चल रही हैं। सिर्फ ये नहीं होता उस्मा साहब, इसका जवाब मैं भी दे देता हूँ आपको। चले आज एंकर और गेस्ट का रोल चेंज कर लेते हैं। रॉन्ग से भी आ रहे होते हैं ना, मैं रॉन्ग से भी आ रहे होते हैं और चेकिंग करें चलान कर दें तो वो बदतमीजियां भी कर रहे होते हैं। रॉन्ग आना जो है वो हम अपना हक समझते हैं। प्रॉब्लम सिग्नल पे लाल बत्ती देख के भी क्रॉस कर देना। प्रॉब्लम आती है फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे। जब ये तमाम तर चीज़ें हुई थी उस वक्त भी वीडियो वायरल हुई थी। ये डंपर एसोसिएशन वाले लोग ही कह रहे थे कि हमसे फला चुंगी पे इतने लिए जाते हैं, फला चुंगी पे इतने लिए जाते हैं, फला चुंगी पे इतने लिए जाते हैं, तो अगर आपको हमें पकड़ना है तो आप पुलिस वालों को भी पकड़ें। सो बात ये नहीं है अवाम, पुलिस, ट्रैफिक, डंपर, टैंकर, एवरीवन इज़ लाइक, इन्होंने इस शहर को एक माफिया का गढ़ समझा हुआ है और जिसका जहां बस चलता है। तो अगेन बात आती है नाउ, अब देखें मैंने जवाब दे दिया, अब मैं सवाल करूंगा। नाउ इट कम्स टू द रेट, ठीक है। पंजाब में आप मोटरसाइकिल, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट आप चला के दिखा दें, नहीं चला सकते, अलाउड ही नहीं है वहाँ, नहीं कर सकते, जेल हो जाती है। बड़ी सीधी सी बात है। आपको लगता है कि हमें यहाँ पे स्क्रूज अब टाइट करने पड़ेंगे? रमज़ान का महीना भी आ रहा है, रश आवर्स भी होने जा रहे हैं। एज अ गवर्नमेंट पार्ट, do you feel the need of tightening the screws anymore? Yes, of course. बट मैं ये कहूँगी कि देखिए सीएम साहब नहीं आके कह रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक छोड़ के, जो ड्राइवर हजाते हैं कि स्लो ट्रैक पे आ जाए या स्लो ट्रैक छोड़ के फास्ट ट्रैक पे आ जाए, ये सीएम साहब तो नहीं कह रहे, या हमारे पुलिस कांस्टेबल तो नहीं कह रहे हैं ना। ये तो देखें, आप भी एक शहरी हैं, मैं भी एक शहरी हूँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं, पकड़ते भी हैं, देखें पकड़ते भी हैं। मेरा भी खुद पर्सनली बताऊँ कि 1-2 दफा चलान भी हुआ है, मैंने चलान करवाया भी है। भाई आप फास्ट चला रही थी? नहीं, फास्ट नहीं चला रही थी मैं थोड़ा स्पीड में नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि अचानक से कोई आगे आ जाए तो ब्रेक लगाना या फिर रूट चेंज कर लेना, वो हमने खुशी खुशी अपना चलान करवाया, जो रूल्स हैं। तो जब मैं भी एक शहरी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, जब हम लोग रूल फॉलो करते हैं, अगर मुझे देर हो रही है तो मैं 2 मिनट वेट ज़रूर कर लूँगी, मगर मैं सिग्नल तोड़ के नहीं जाऊँगी। क्यों? उस सिग्नल तोड़ने से मेरा अपना भी नुकसान है ना, सामने वाले का तो है, मेरा अपना भी है। तो सीएम साहब तो नहीं कह रहे ना कि आप रूल्स तोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ये चीज। सीएम साहब स्क्रूज को टाइट करने का तो सीएम साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बिलीव करें, जगह जगह सख्ती हुई है, मगर पब्लिक नहीं बाज आ रही है, हमारी ट्रांसपोर्टर बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, वी हैव गॉट जस्ट 40 सेकंड्स। मैं चाहूंगा एक इशू पे आप और एड्रेस करें, आगे भी आपको जहमत देंगे। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात, इज इट कंसर्निंग फॉर गवर्नमेंट? कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ना, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुत्तहद होकर एक कमेटी भी तश्कील दी है 5 लोगों की, जिसमें अलग अलग जोन से एसएसपीज़ हैं और अलग अलग जो है ना इदारे एक सर जोड़ बैठ गए हैं और 5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उनको जवाब भी पेश करना है कि ये कहाँ से क्या है। लियारी के अंदर आप देखें, एक खातून ने कल सर्च ऑपरेशन करवाया है, एक वालदा ने, उनका बच्चा जो है वो मिसिंग है, तो पूरा कॉपरेट किया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने, आप देखें, ज़ैनब अलर्ट किसके लिए बनाया गया है? ज़ैनब अलर्ट सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाया है ना, जिसका कोड है 1121। आप कॉल सेंटर पे कॉल करें, आपका बच्चा जैसे ही कहीं गुम होता है, आपके पास ऐप्स हैं, ज़ैनब अलर्ट की ऐप्स आई हुई हैं, आप ऐप डाउनलोड करें, आप फौरन से अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट तो इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कर रही है। ये वाकयात रुक सके। उस्मा साहिबा, वी वुड हैव लव टू टॉक टू यू मोर, बट वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। तो उस्मा कामरान हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर हाजिर होंगे तो जरा मजीद स्टोरीज जो कि आपके साथ शेयर करने। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस जो हर ज़ुबान ज़द आम ख़ास है, उसकी तफ्तीश में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं। अब इस पर कल हमने जो बात की थी हमारे नफ्सियात से, वो ये कि इसमें वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 8 घंटे बच्चे अपने वालिदैन और अगले 8 घंटे अपने रूहानी वालिदैन के साथ अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में गुजारते हैं, और स्कूल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जामियात में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है,
डॉक्टर किरण अब्दुल सलाम माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। बातों से केसेस की ऐसा लग रहा है कि सोसाइटियल कंट्रोल है, पेरेंटल कंट्रोल है, हम कहीं ना कहीं लूज़ करते जा रहे हैं अपने बच्चों पे, चाहे वो अरमगान हो, चाहे वो मुस्तफ़ा जो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर मारूफ अदाकार साजिद हसन साहब के साहबजादे हों। ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हो सकते थे, नहीं हैं। सो द थिंग इज़ के वेयर आर वी लूजिंग एज अ सोसाइटी, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का किरदार कहाँ देख रही हैं? देखिए फैसल भाई, मेरे हिसाब से तो दे आर 4 फैक्टर्स जो कि बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो कि उनके इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक है पेरेंट्स, दूसरा है एजुकेशनल सिस्टम्स, तीसरा है वो कम्युनिटीज़ या वो इन्वायरमेंट्स जहाँ वो अपना दूसरा वक्त गुजारते हैं, जिसमें पेयर्स भी आते हैं, वेरियस कम्युनिटीज़ भी आती हैं, और चौथी चीज़ वो है जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ज़ाहिरी माँ बाप को, बच्चों को, सोसाइटी को एज अ होल इम्पैक्ट करते हैं। तो आपने कल बात की थी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट किया कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को डेफिनेटली अपने बच्चों में देखना चाहिए। हमें एज अ सोसाइटी ये चीज़ देखना चाहिए कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू ड्रग्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, जहाँ पे हर किस्म का कनेक्शन डेवलप कर सकता है बच्चा। इन्फ्लुएंसेस बच्चे पे पहले सिर्फ माँ बाप के और दीगर छोटी छोटी चीज़ों के थे, लेकिन अब ये मोबाइल सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, मोबाइल ऑल्सो कम्स इनटू द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। वो अपने आप को मोबाइल से एजुकेट करता है। ठीक है ना, और हमें एज इंस्टीट्यूशनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखना बिल्कुल लाजमी है। अब HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। आई एम टीचिंग एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सिंस पास्ट 10 years नाउ। ठीक है, और उससे पहले मैं O levels A level स्कूल्स में थी। मैंने सेकेंडरी बच्चों को, हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी सबको पढ़ाया है। बट द थिंग इज़ कि मुझे ये फ़ील होता है कि बच्चों को स्कूल्स और जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। HEC की पॉलिसी के हिसाब से देयर इज़ एन एंटी ड्रग पॉलिसी, जो हमारे चाहे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या इंस्टीट्यूशन वो हो मतलब गवर्नमेंट हो, वी हैव टू हैव एन एंटी ड्रग कमेटी, जिसमें 5 पर्सनल्स का होना लाजमी है, जिसमें एकेडमिकली, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट हों, मेडिकल पर्सनल हों, उसमें मेल और फीमेल का जेंडर का भी दोनों हों। तो इस हिसाब से दे आर सपोज टू डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम इन द स्कूल, जहाँ पे ये रैंडम चेक्स होने चाहिए। ठीक है, और आपका एक कम्प्लीटली मेरे ख्याल में इंटरनल कैमरा सिस्टम होता है, स्पाई सिस्टम होता है, जो कि बच्चों पे नज़र रखे इनकी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं, दे आर वाइड स्प्रेड। ठीक है ना, तो वहाँ पे नुक्स एंड कॉर्नर्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को आप कन्विंस कर सकते हैं, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें मॉनिटर करनी चाहिए। एक चीज़ ये हमने बात की कि देयर शुड बी चेक्स अराउंड और सारी चीज़ें, ठीक है। इससे एक ऐसा फील मुझे आ रहा है कि हमारे बच्चे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, चेक्स इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, हम क्या इसको इस नज़र से देख सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटीज़ तक उन सरगर्मियों में मुलव्वस करना छोड़ दिया है जो मस्बत थी। को करिकुलर एक्टिविटीज से लेके स्पोर्टिंग इवेंट्स। आज हम स्पोर्टिंग इवेंट के नाम पे क्या करते हैं? वन डे एट सम ग्राउंड, स्पून रेस एंड दैट्स इट। को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे वी आर गिविंग देम नथिंग, एंड टू ऐड insult to injury, 3 room schools in 400 yard, पर्पस बिल्ट बिल्डिंग्स नहीं है। बिल्कुल हम उस लेवल तक क्यों जाए डॉक्टर साहबा कि जहाँ पे हमें इस तरह की सर्वेलेंस अपने बच्चों करनी चाहिए? करनी चाहिए सर्वेलेंस। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को अवेयर करें कि वो सर्वेलेंस के अंडर हैं, ठीक है। इट इज सपोज टू बी आवर ड्यूटी एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर कि हम एट अ पर्सनल लेवल बच्चों पे सही तरह से नज़र रख सकते हैं।
हमें एक अंडरटेकिंग कहा गया है HEC की तरफ से, हमें साइन करवानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि भाई फॉर दीज ड्रग्स अब्यूजेस एंड ऑल इफ़ एनीबडी इज़ कॉट दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर लाइबल फॉर चार्जेस। ठीक है, उसमें इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि किस लेवल तक वो ड्रग, आपको पता है कि स्मोकिंग आल्सो इज़ एन एंटी ड्रग, यू कैन नॉट स्मोक इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, और बच्चे करते हैं एंड दे शुड बी I think at least given a certain warning about it and they should be told that they're not supposed to. ठीक है ना। जैसे भी आपने कहा कि आप पिछले 10 साल से इस शोबे से मुंसलिक यहाँ पढ़ा रही हैं। जी जी। 10 साल में आपने क्या देखा है? अभी जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो ज़्यादा इसमें इंडल्ज है, तो आपके जैसे कल हमने आपको बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई थी तो उन्होंने टोटली कहा कि नहीं जी वालिदैन की जिम्मेदारी भी जो है वो ज़्यादा बनती है, लेकिन वही बात है जैसे फैसल ने कहा कि 8 घंटे बच्चा स्कूल या अपने एजुकेशन सेंटर में भी होता है, तो उसका मतलब है कि जितनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी रूहानी वालिदैन की भी बनती है। तो एज स्पिरिचुअल पेरेंट्स की पे क्या जिम्मेदारी पड़ती है? आप किस तरह से सर्विलेंस करेंगे अपने स्टूडेंट्स की? आप किस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहती हैं कि जिससे आप खुद नज़र भी रख रही हो और बच्चा पॉजिटिव जा भी रहा हो? देखें, आपको बच्चे का टेम्परामेंट समझना होता है, बिहेवियरल टेम्परामेंट्स। बच्चे ग्रुप्स बना लेते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो ग्रुप आपस में किस तरह से बिहेव करता है, हम कितनी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, तो वो तो एक नज़र होनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है हमें एज अब मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, मास्टर्स इन एजुकेशन किया है, वहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें पढ़ाई गई है, जहाँ हमें एक टेम्परामेंट देखना होता है एडोलेसेंट्स का, ख़ास करके कि उनके मूड्स, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वो एक दूसरे के साथ भी किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो एक एकेडमिक उनका फोकस कितना स्ट्रॉन्ग है। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर एज वेल, जो प्रोफेसर या जो लेक्चरर जो वहाँ अंदर होता है उसको एक नज़र, आई एग्री कि बहुत नफरी होती है क्लासेस में, आई एग्री टू दैट, मगर फिर भी आप एक सर्टन नज़र रख सकते हैं। देखें, माँ बाप भी 1-2 बच्चों पे क्या नज़र रखेंगे जो एक टीचर को 30-40 स्टूडेंट्स, 40-50 स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमें एक समझ आनी चाहिए हाउ स्टूडेंट्स बिहेव। और दूसरी बात ये कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, ठीक है ना। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वही बात हो गई कि हम ज़्यादा अपने कंटेंट पे और अपने दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क्स भी हम देते हैं, हम उनको बाहर जाके एक एनवायरनमेंट को एक्सपोज करना भी, हमने अपने आप को एक्सपोज कैसे करते हैं और एनवायरनमेंट को किस तरह एब्जॉर्ब करना चाहिए वो भी हम फीडबैक लेते हैं। अब सोनिया, मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, दे आर वेरी नाइस चिल्ड्रन, दे आर जस्ट, बस आप फाइनेंशियल कंट्रोल्स रखें, पेरेंट्स को फाइनेंशियल कंट्रोल रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और थोड़ा बहुत देखना चाहिए बच्चों की स्लीपिंग, वेकिंग अप हैबिट्स। टीचर्स को इस तरह नोट करना चाहिए कि वो बच्चा फोकस कितना कर रहा है क्लास में, ठीक है ना, और ये चीज़ जो है ना कि बस उसका फोकस डेवलप रखें, उसका इंटरेस्ट डेवलप रखें उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने क्लासेस में मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यू ज़रूर प्रमोट करूँ, ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा एक छोटी सी चीज़ जो मुझे फ़ील होता है कि पैसा हलाल हो जाता है इस तरह से, दैट तरबियत और तालीम दोनों हमारी जिम्मेदारी। बहुत खूबसूरत आपने बात की, और इससे मुझे शहीद हकीम साहब की वो चीज़ें याद आ गई, बिकॉज वी हैव सीन हिम ग्रोइंग, कि तालीम के साथ तरबियत जितनी ज़रूरी है ना, उससे बढ़ के कोई नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि आप और आप जैसे असातिज़ा हमारे बच्चों का भरपूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे बच्चे मुस्तक़बिल है हमारा, और इन एक का दुक्का वाक़यात की वजह से वो जो ब्लॉट आता है हमारी जनरेशन पे, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी को उसको धोएं और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें हमारे बच्चों के लिए कि वो ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि दीगर मैदानों में भी आगे निकले। एक ब्रेक के बाद ऐसे ही एक टैलेंट से मिलवाएंगे आपको कि जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, कहाँ कब कैसे सब अभी बता दें क्या? ब्रेक के बाद बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी खातून एंटरप्रेन्योर महविश सलमान अली ने उर्दू में होने वाली इंटरनेशनल डिजिटल
फोरम ऑपरेशन फोरम में कनेक्टिंग AI स्टार्टअप्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और आलमी AI माहिरीन में से खिताब भी किया और इकोसिस्टम में पाकिस्तान का किरदार समेत AI टैलेंट की फरहमी पर जोर दिया। अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के पहले इन्वेंशन सेंटर के क़याम AI के हवाले से नाजरीन को भी आगाह किया। ये सेंटर स्टार्टअप को तेज़ करने के समेत आलमी मार्केट में जम करने के वसाइल और रहनुमाई भी फराहम करेगा। दिस इज़ एक्साइटिंग बिकॉज हमारे मुल्क में स्टार्टअप्स और AI इन दोनों को मिला देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे साथ ही मौजूद हैं फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल की रुकनियत हासिल करने वाली पाकिस्तानी फ़ख्र एंटरप्रेन्योर महविश सलमान अली। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड एन एब्सोल्यूट वंडरफुल अचीवमेंट। पाकिस्तान के जहां हम रोज़ाना की बुनियाद पे वी आर टॉकिंग, हमें AI पे शिफ्ट होना है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। हम बाहर नहीं ज़्यादा, अपने ही खित्ते में देख लें तो हमारे खित्ते के दीगर ममालिक दे हैव एक्सेल्ड अ लॉट। सो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं ये, लेकिन देखने वालों के लिए आप बताइए सफ़र आपने कैसे शुरू किया? वर यू ऑलवेज इनटू टेक्नोलॉजी एंड AI या फिर आपने सफ़र किसी और चीज़ से शुरू किया एंड देन यू आपने महसूस किया कि यहाँ आने की ज़रूरत है तो देन यू शिफ्टेड? Basically, I have been into this industry since 2008. So my experience in IT and technology is more than 16 years. माशाल्लाह। So I have done my masters in genetics. So it shocks me people कि आपने genetics में masters किया and then why here? So it was because I only had two options. Either I could start with my degree or I could do something that could feed us. इस तरह से मैंने basically इस industry को join किया था and I never regretted. तो बेसिकली वो जो एक्सपीरियंस था जेनेटिक्स में जिसमें हमें रिसर्च और डेवलपमेंट सिखाई जाती थी, वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर यूज़ किया। आई जॉइन दिस इंडस्ट्री, आई हैड ज़ीरो IT एक्सपीरियंस एंड नाउ आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट हु गिव्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन ग्लोबल चैनल्स लाइक फोर्ब्स। तो फोर्ब्स पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जो आपने खिताब किया एंड ऑल? बेसिकली फोर्ब्स इज़ एन इनवाइट ओनली एलीट कम्युनिटी जहाँ पर सिर्फ IT एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया जाता है। उसके लिए उनके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा वेल नोन होने चाहिए अपने इंडस्ट्री में, आप IT इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड होने चाहिए, आप कुछ यूनिक काम कर रहे हो और कम से कम आपका $1 million रेवेन्यू हो या $1 million आपको फंडिंग्स मिले भी हो। ओनली देन दे इन्वाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा महविश, आपने ये आप इस फील्ड में हैं सारी चीज़ें नाउ, जो आपका जो मैं कहता हूँ द हॉलमार्क इज़ जो आपने इनोवेशन सेंटर का क़याम हमें मिला है, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताइए। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से नौजवान जो देख रहे हैं, सिर्फ नौजवान नहीं, बहुत सारे लोग जो स्विच भी करना चाहते हैं, दे वुड वांट टू नो व्हाट इज़ दिस सेंटर, किस तरह काम कर रहा है? अच्छा देखिए, अभी हाल ही में जैसे कि इन्होंने बताया कि IDCF जो हुई है, जो कि DCO ने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी जॉर्डन में, वहाँ पर हमें एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया गया था और हम लोगों ने बहुत हाई प्रोफाइल पैनल पे बात की थी बिकॉज 16 मेंबर स्टेट्स वर देयर। तो हमें मौका मिला था कि हम उनके मिनिस्टर से, डेलीगेट से, इन्वेस्टर से बात कर सकें एंड इट वाज द राइट प्लेटफॉर्म टू लेट द वर्ल्ड नो व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग एंड वेयर पाकिस्तान इज़ स्टैंडिंग। सो दैट्स वाई उस प्लेटफॉर्म के प्रिविलेज से वी अनाउंस दैट वी आर लॉन्चिंग पाकिस्तान फर्स्ट AI इनोवेशन लैब। AI इनोवेशन लैब क्या होती है? AI इनोवेशन लैब वो जगह होती है जहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में वो बच्चे हैं या स्टार्टअप्स हैं या मीडियम साइज एंटरप्राइज हैं जो कि AI इंडस्ट्री में या AI सेक्टर में कुछ करना चाहती हैं, दे कैन कम हियर, दे कैन इंडक्ट विद अस एंड दे कैन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली होता क्या है कि AI पे काम करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आइदर यू नीड अ डेटा सेंटर या आपको कहीं बाहर से बहुत बड़ी होस्टिंग चाहिए, यू नीड GPUs टू वर्क ऑन एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स हैं? जी, पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स हैं और एक खुद मेरा अपना सेंटर है विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट अगेन वुमेन लेड सोलर पावर्ड डेटा सेंटर। देखिए, डेटा सेंटर जब आप खोलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी रिसोर्सेज अपने मुल्क की भी यूज़ करते हैं और हमारे मुल्क में इन रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमने सोलर पैनल्ड डेटा सेंटर खोला जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि ग्रीन भी हो। तो इस तरह का डेटा सेंटर पाकिस्तान का पहला है। आपको करूँ पहली बार आपने, क्योंकि एक तो होता है कि आइडिया कहीं से डिराइव तो होता है ना, या मोटिवेशन, तो आपको कहाँ से वो आइडिया डिराइव किया, मोटिवेशन मिली? देखिए, एज आई सेड कि मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तो 16+ ईयर्स से हूँ, लेकिन AI की बात अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। लाइक AI इज़ एवरीथिंग, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग इन इट। लेकिन AI आज से नहीं आया, AI तो कई सालों से हमारे पास मौजूद है। तो हम काम कर रहे थे ऑलरेडी बॉट्स पर और डिफरेंट चीज़ों पर। जब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं जी सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं एंड मीडिया आ गया है, वी नीड इट इन पाकिस्तान, एंड 2 साल पहले इट वाज द राइट टाइम जब हमने ये स्टेप लिया और हमने पाकिस्तान में इसको कायम किया। क्योंकि अगर हम आज इसको करने जाते हैं तो इट्स आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर, यू कैन नॉट हैव इट।
तो हमने वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बना लिया है। तो अब वो बच्चे जो इस पे काम करना चाहते हैं दे कैन कम टू अस, और बहुत ही नॉमिनल पर मिलियंस ऑफ डॉलर से कुछ चंद $100 में दे कैन एक्सपेरिमेंट इट। अच्छा महविश, राइट फ्रॉम द सिलिकॉन वैलीज ऑफ सात समंदर पार टू आवर पड़ोसी नेशन, वी एनवी देम बिकॉज उनकी बुलेट ट्रेन चली है इस मामले में और हम खैबर मेल पे चल रहे हैं, बट पीपल लाइक यू वी कैन स्टिल कैच अप। डू यू फील कि हमें कितना वक्त लगेगा इन नेशंस को कैचअप करने में, बीटिंग करने तो अब छोड़ दें, बिकॉज बात सिर्फ ये है कि हर सेक्टर का इस दुनिया में एक इकोनॉमिक चंक है, और इस इकोनॉमिक चंक से पाकिस्तान बहुत कम ले रहा है। सो डू यू थिंक कि हमें मजीद अपने काम को स्पीड अप करने की ज़रूरत है? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपने जो चंक की बात की इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, एज पर PwC AI is going to contribute at least $5.7 trillion in global GDP. अब जब हम इस 15.7 trillion dollars, okay, it's huge amount. तो जब हम 15.7 trillion dollars की बात करते हैं तो इनमें से 45% सिर्फ और सिर्फ चाइना कर रहा है, जो कि is widely cited that they will be including this money in global GDP by 2030. बाकी अगर आप परसेंटेज की बात करें तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग आपके जैसे सिलिकॉन वैली, सात समंदर पार और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो दे आर गोइंग टू बेसिकली मेक अराउंड 43 to 44% ऑफ इट। अब बचा क्या कुछ 6-7%। उस 6-7% में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो स्टैंड करता है एटलीस्ट $1 trillion पर। ओके, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? एज पर देम फॉर नाउ इज ओनली $10 to $20 billion, दैट इज 0.06%। ओके, लेकिन जब आप AI की बात करते हैं ना तो AI में फॉर एग्जांपल 5 मिनट का मतलब है लाइफ टाइम। अब AI के आने से इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि हम उनसे कैचअप कर सके। आई डू नॉट सी व्हाई we cannot catch up to them. I do not see why we cannot go at least up to $1 trillion, if not like 45% or 46%. I don't see कि हम कम से कम 1 या 2% तक क्यों नहीं जा सकते। We can definitely go, and यही हमारा काम है इनोवेशन सेंटर को लॉन्च करना। यही हमारा काम है कि जो हम AI ड्रिवन सॉल्यूशंस बना रहे हैं, बिकॉज हम बॉर्डर पे तो अपने काम कर रहे हैं लेकिन हमें बॉर्डर लेस टेक्नोलॉजीज पे भी काम करना है टू स्केल ग्लोबली एंड टू कम्पीट विद देम। और मैं इसमें मैं चाहूँगा कि आप रोल मॉडल हैं फॉर एवरी यूथ हु वांट्स टू यू नो बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। मैं बहुत इसको केयरफुली वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस इज रेवोल्यूशन जिसमें हमें आने की ज़रूरत है। सो कहाँ से एक नौजवान स्टार्ट कर सकता है, कीपिंग इन व्यू कि इस फील्ड में भी देयर आर लोड्स ऑफ स्कैम पीपल, आपको कहते हैं जी आ जाएं कर लें ये वो, एंड देन आप शिकार हो जाता है स्कैम का। कितना ज़रूरी है लोगों का ना सिर्फ ये कि इस मामले में पढ़ना, रिसर्च करना, इवन फॉर दैट से डिग्री लेना, बल्कि उन चीज़ों से भी अवेयर होना कि भाई हु इज़ द राइट पर्सन टू गो, कहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि क्या आपको इसके लिए बहुत हेफ्टी अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा सीड अमाउंट चाहिए टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट? देखें, जब नौजवानों की बात होती है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आए, सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जैसे हम औरतें इस मुल्क का 50% से भी थोड़ा ज़्यादा हिस्सा हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यूथ की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 70% है, यानी हमारे पास यूथ की सुपर पावर है, ठीक है। तो हमें उसको यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी औरतों को कि वो प्लीज़ आएँ और उसका पार्ट बने, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना मिड लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे, देयर आर वुमेन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी सीट्स, दोज आर डिसीजन मेकर्स। कहाँ है औरतें? आई वॉन्ट कि वहाँ पर वो आए और उनका से हो। उसका रीज़न ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम 0.06% से 1% पे कम से कम चले जाएं तो हमें वो बाकी का जो 50% हिस्सा है वो चाहिए इसमें, नंबर 1। नंबर 2 कि लोग कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। देखिए, LLMs मॉडल जो है, लार्ज लर्निंग मॉडल्स, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है, आपको बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च देखनी है। नो, वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू योर GPTs, यू कैन आस्क देम कि जी मुझे एक AI सोल्यूशन बनाने में कैसे बना सकता हूँ। दे विल कोड फॉर यू, दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि ये फलानी प्रोडक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर ले? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम GPTs को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं मीम्स लिखने के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं उसको मोटिवेशनल स्पीकर्स बनने के लिए। वी नीड टू यूज़ इट प्रोडक्टिवली। तो उसके लिए भी अगेन हम बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट कराने जा रहे हैं AI में। पूछने वाली थी कि अगर
आप इसके लिए कोई कैंपेन रन करें, कोई इंस्टीट्यूशन जैसे आपने बनाया, उसके अंदर जब बताया जाएगा कि भाई मीम्स के अलावा भी ज़माने में दुख है, मीम्स बनाने के अलावा भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, सो लोग उसकी तरफ आएंगे। और जिस तरह से आपके हम मोटिवेशन देख रहे हैं और एनर्जी देख रहे हैं माशाल्लाह, वी आर क्वाइट श्योर कि आप वो चीज़ कर जाएंगी। तो अभी आपके जहन में क्या प्लान चल रहा है लेके कि कितनी जल्दी इस चीज़ को आपने स्टार्ट करना है, या ये स्टार्ट हो चुका है? हमारी तरफ से तो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। जिस चीज़ की कमी है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी कि हमें AI फ्रेंडली पॉलिसीज़ चाहिए, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, हमें चाहिए कि गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे, हमें चाहिए कि देखिए हम सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अकेले कर चुके हैं यहाँ तक, नाउ वी वांट गवर्नमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ताकि हम इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकें। अगर नॉट इवन ग्लोबल लेवल, हम एटलीस्ट अपने रीजनल लेवल पे तो इसको लेके जा सकें, कम से कम उन सारे बच्चों को इंडक्ट तो करा सकें, उनकी ट्रेनिंग्स तो करा सकें। प्लस हमें चाहिए, देखिए जब बात आती है ना AI फ्रेंडली पॉलिसीज़ की, हमारे मुल्क में अभी भी उसका बहुत बड़ा फुकदान है। तो हमें चाहिए कि टैक्सेस रिलैक्स हों, हमें चाहिए कि जो चीज़ें हम सोर्स करते हैं, जो मशीनरी हमें बाहर से चाहिए, उसमें हमें ड्यूटी ना लगे, हमें चाहिए कि वो इजीली यहाँ पर आ सके। जब ये चीज़ें ईज होंगी ना, ओनली देन वी कैन प्रॉपर्ली प्रॉस्पर। एब्सोल्युटली। लेकिन उस वक्त तक आप हैं हमारी मदद के लिए, हमारे लोगों की मदद के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते रहें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहे फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच। तो वक्त हो गया ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक, जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि एक बहुत अहम टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अगर आप अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं, अगर आपकी शादी हो गई है और उसके बाद आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यू आर अंडर स्ट्रेस कि यार मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए है, आपके लिए है। जनाब अली, एक नई रिसर्च के मुताबिक शादी के बाद ख़ातीन के मुकाबले में मर्द जो हैं वो ज़्यादा ओबीस हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये चीन की ही हद तक है या फिर बाकी चीज़ों भी है। मेरा तो ख्याल है हर जगह ही है, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक शादीशुदा जो मर्द हैं उनके जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान ज़्यादा होता है, लगभग 5.2% आई गेस। अच्छा, ठीक है। तो जी, जबकि मोटापे का खतरा जो है वो 2.5% होता है। तो इसका मतलब है कि वजन भी बढ़ रहा है, मोटापा भी बढ़ रहा है, ये तो भाई गड़बड़ेशन हो गई है। अब वजन फीमेल में बढ़े कि मेल में बढ़े, इट्स डेंजरस। लेकिन उससे जुड़े, अच्छा इसके बाद उससे जुड़े फिर स्टिग्मास होते हैं। लोग बाहर जाना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, और फिर वो मज़ीद स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, और फिर मज़ीद स्ट्रेस में जाते हैं तो फिर वो मज़ीद खाते हैं। जनाब अली, इसका सोल्यूशन क्या है? बैरिस्ट्रिक सर्जन डॉक्टर शहरयार खान के, जिनके ज़िम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनमें से एक ये कि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे सर्जन्स को ट्रेन भी किया है, आज हमने उनको मदऊ किया है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेट्स स्टार्ट विद दिस रिसर्च, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं एंड देन वील कम ऑन द, क्या ये फैक्ट है कि फैक्ट है, एंड इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ अ हैप्पी मैरिज, व्हेन यू आर रियली हैप्पी यू ईट अ लॉट। या और वैसे भी खवातीन पराठे खिलाती हैं को ताकि ज़रा मोटे हो जाए। सो नहीं, मुझे तो शादी से पहले मेरी वालदा भी पराठे ही खिला रही थी। सो या इट्स अ हैप्पी। बीवी के पराठे में ज़्यादा घी होता है। वेल, सुन लिया तुमने, अब नहीं डालना। सो बट एट द एंड ऑफ द डे मे इट बी हैप्पी और मे इट बी सैड, लेकिन बहरहाल मोटापा बीमारी तो है ना, एक मतलब हर चीज़ की। डॉक्टर साहब, इस पर एक चीज़ और है, मैं इसको ऐड करूँगा एंड देन इसको आप कमेंट कीजिएगा कि आजकल देयर इज़ अ ट्रेंड कि डोंट बॉडी शेम अस। वो बैरियर कहाँ है कि बॉडी शेमिंग और डेंजरसली गोइंग टू ओबेसिटी एंड गोइंग टू द डिजीजेस, वो बैरियर हम सेट कहाँ करें और कैसे करें? द थिंग इज़ दैट बॉडी शेमिंग डेफिनेटली गलत बात है, लेकिन द पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जी, ठीक है। और लोग एक BMI हम क्राइटेरिया बॉडी मास इंडेक्स को भी लेते हैं, मल्टीपल हैं, बट इट्स मोर अबाउट कि आपका पेट कितना निकला हुआ है। कुछ लोगों के BMI ज़्यादा नहीं होते, दे आर थिन बट दे हैव सेंट्रल ओबेसिटी, पेट बहुत निकला होता है, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो यूजली क्राइटेरिया हम हमारी एशियन पॉपुलेशन में 33 BMI को लेते हैं। अबव दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट विद जस्ट एक्सरसाइज एंड डाइट। You need something medical, whether it's medicine or surgery or any other therapy, and you have to also do the exercise and you have to do the diet, you have to shift to the healthy diet. तब जाके आप weight lose करते हो। तो alone it's not possible. And BMI 35 से मेरी मुराद है यूजली फीमेल above 90 kgs जो हो जाती हैं, यूजली मेल जो 110 kgs क्रॉस कर जाते हैं, एवरेज हाइट की बात कर। तो it becomes very difficult for them
to go back to the normal routine. They can't go back to 60. Yes, they can do dieting and exercise. They can lose 5 kgs. चंद दिन बाद दोबारा put on हो जाता है और वो सर्कल में फंसे रहते हैं, जिसको आपने बताया विशियस साइकिल में. डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आती है, वो और खाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग शुरू. स्ट्रेस ईटिंग, वो नहीं जा सकते कहीं बाहर, वो लोगों के पीछे छुपते हैं, शादी में नहीं जाते होते, तस्वीरें खींचने का टाइम होता है तो लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं और उस डिप्रेशन में कौन फंसते जाते हैं क्योंकि वो अपना कोई रेडीमेड जोड़ा नहीं ले सकते. yes. तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आजकल बहुत सारी सर्जरीज भी इन्हें लाइपोसक्शन है, बैरिएट्रिक सर्जरीज एंड जो स्टमक को श्रिंक कर दिया जाता है. सो क्या वो चीज़ सही है कि हमें बजाय अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के डायरेक्टली आप सर्जरीज में उतर आएँ, या कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है कि जहाँ पर आप करवा सकते हैं? लाइक आई सेड, BMI 33 35 क्रॉस कर गया है तो देन इट्स 5% चांस कि आप ना डाइट और एक्सरसाइज से कम कर पाओगे. 95% फेलियर्स हैं डाइट एक्सरसाइज के, 5 year लॉन्ग टर्म फॉलो अप. तो देन यू आर एलिजिबल फॉर सर्जरी. हाँ, आप ट्राई करो. यूजुअली वी ऑलवेज गिव देम अ चांस कि आप ट्राई कर रहे हो. लेकिन इफ दे आर टोटली टायर्ड ऑफ इट देन यू कैन गो फॉर सर्जरी एंड दे आर वेरी सेफ. दे आर एब्सोल्युटली सेफ. The chances of having a complication is less than 1%. We are talking about the patients who are already morbidly obese. They are having diabetes, they are having hypercholesterolemia. लेकिन डॉक्टर साहब इस सर्जरी के बाद भी तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये भी आप बताइए, क्योंकि लोग समझेंगे बस सर्जरी हो गई भाई डन, लेकिन उसके बाद जो है भाई ज़्यादा आपको देखना है. You have to love yourself. देखो, अगर आप सर्जरी कराओगे ये डेफिनेटली आपको वेट कम कर देगी, बट यू हैव टू ईट हेल्दी. आपको एक अच्छा फायदा होता है सर्जरी से, आपको भूखा नहीं रहना पड़ता. आप पेट भर के खाते हो. बी जस्ट आस्क देम कि हेल्दी डाइट खाओ. डोंट गो फॉर द बाजारी स्टफ. जो चीज़ें पैकेट में आती हैं, डब्बे में आती हैं, अच्छी अच्छी पैकिंग में मिलती हैं, आप बाजार से जाके लेते हो, बेकरी से लेते हो, डोंट बाय दैट. घर की चीज़ों पर रहोगे ठीक रहोगे. डॉक्टर साहब, इसमें आपने जो बैरोमीटर्स बताया, द BMI एंड ऑल, लेट्स कपल इट विद द एज फैक्टर एज वेल. आपका BMI और हाइट और एज फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि आप आइडेंटिफाई कर जाएं कि इतना मेरा एज है तो मैं आई कैन स्टिल गो पुश माई सेल्फ माई बॉडी लिमिट्स, लेकिन अगर इस एज लिमिट से मैं ऊपर चला गया हूँ इट्स अ बिट डिफिकल्ट. लेट्स टेक 2 एक्सट्रीम्स ऑफ द एजेस. या मिडिल एज में तो चलो सब करवा सकते हैं, ठीक है, सब अटेम्प्ट भी सारे कह सकते हैं. यंगर एज ग्रुप आप देखते हो 15 साल की बच्ची 130 किलो पे पहुंची हुई है. शी विल नॉट गेन द हाइट, वो साइड पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी. दे नीड सर्जरी. 130 kg 120 kg बच्ची आजकल आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं. दे हैव प्रॉब्लम इन मैरिजेस क्योंकि इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ पड़ा होता है. फर्टिलिटी के इशूज़ आ जाते हैं, बच्चे नहीं होते इतने ज़्यादा वेट के साथ. देन वी कम टू द ओल्डर एज ग्रुप. 60 ईयर्स से ऊपर की खातून है, ऑलरेडी घुटने दर्द कर रहे हैं, चल नहीं सकती, खत्म हो चुके हैं, 120 kg है, बेड रिडन है. आप उसे कैसे कहोगे भाई तुम जॉगिंग करो, तुम रनिंग करो? वो पहले ही आधी रोटी खाती है और वजन उतर ही नहीं रहा, बिकॉज हैज मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक इफेक्ट्स ऑल्सो. थोड़ा खाते हैं फिर भी मोटे रहते हैं. दीज पेशेंट्स डेफिनेटली नीड द सर्जरी. जो दरमियान में आते हैं, यस दे कैन, मिडिल एज पीपल दे कैन मेक एन अटेम्प्ट. अगर लेकिन बार बार अटेम्प्ट करके भी नहीं कम हो रहा, स्टक हो गया है वजन, जिम भी कर रहे हैं, देन दे शुड गो फॉर सर्जरी, क्योंकि उसके बगैर नहीं जाएगा. दे विल हैव टू ऐड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर थेरेपी. तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि कौन, जैसे आपने भी कहा कि एज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आ रहे हैं सर्जरीज के लिए. सो कोई ना कोई वज़न की भी लिमिट होती होगी ना, लाइक कि बस अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं और नौजवान भी इवन कि जहाँ पर वो वेट मेंटेन किया जा सकता है थ्रू वर्कआउट, हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज के थ्रू. आप अपना रूटीन अच्छा रखें तो आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं. कहाँ पर आके आपको लगता है कि ये स्टक हो गया है, मैं कैसे इस बात का तयन करूँ कि ये नहीं जा रहा है, कितना टाइम मैं लगाऊँ उस चीज़ को परखने में, फिर मैं सर्जरी के लिए जाऊँ? मिनिमम 6 months आपने अटेम्प्ट करनी है, आपने देखना है. आपने वी ऑल्सो गो टेक द पेशेंट्स फॉर साइकोलॉजिकल इवेलुएशन. इनकी बिंज ईटिंग की आदत तो नहीं है, वो फूड से एडिक्शन तो नहीं होगी. जितने फूड है ना जो आपको फूड इंडस्ट्री आपको बड़ा प्यारा करके दिखाती है, बर्गर की खूबसूरत शक्ल दिखाती है, जो पेस्ट्रीज हैं दे गिव यू डोपामिन रश, आपको एडिक्शन हो जाती है. अब थोड़ी थोड़ी देर बाद आप यहाँ से पेस्ट्री उठाते हो, फिर वहाँ से गुलाब जामुन उठा लेते हो, फिर बिस्किट उठा लेते हो, लेज़ उठा लेते हो, और ये सारी चीज़ें ना आपकी भूख ख़त्म नहीं करती, ये आपको और भूख लगवाती हैं. थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको दोबारा भूख लगती है इन चीज़ों से. सो यू कीप ऑन ईटिंग, ग्रेजिंग, यू स्टार्ट ग्रेजिंग. तो ये वाली अगर हैबिट्स हैं तो पहले इनको काउंटर करना है. मैं अपने पेशेंट्स को बड़ी क्लियर बात करता हूँ, बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, अदरवाइज यू विल हैव अ रीगेन. द सर्जरीज आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, दे हैव वेरी लो साइड इफेक्ट प्रोफाइल, बहुत अच्छे रिजल्ट है. 180 kg का बंदा 80 kg पे आ जाता है, नो डाउट ऐसा हो जाता है, और सेफली हो जाता है. इंसिजन्स नहीं होते, टांके नहीं होते, छोटे छोटे सुराखों से हो जाता है. लेकिन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल करोगे तो सारी ज़िंदगी पतले रहोगे. लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय की कैपेसिटी है, तुम उस टाइम सोडा ही पी रहे होगे, तुम पेस्ट्री ही खा रहे हो, तुम चॉकलेट्स ही खा रहे हो,
You will regain after 5 years, maybe 10 years, maybe 15 years, depending upon the surgery. So it's a lifestyle modification जो आपको चाहिए, because the problem is not here in the stomach, the problem is here. Okay, so I can take it इस तरह से कि ये सर्जरी हो गई या इस तरह की जो I'll call it therapies, ये एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है लोगों के लिए कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाए। बिकॉज एक बंदा जो रोज़ाना आपको आईने में देखते हो कहता है यार ये मैं आज से जाऊँ कल से जाऊँ, फिर वो तीसरे दिन कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊँ। सो दीज थिंग्स नॉट ओनली वर्क एज कैटलिस्ट, बिकॉज वंस यू सी योर सेल्फ इन दैट शेप, फिर आप इस मोड में आ जाते हैं कि बॉस अब मैं आ गया हूँ तो अब मैंने नहीं छोड़ना। They get motivated because when they lose weight, it's easier for them to go to gym. उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता, टॉन्ट नहीं किया जाता, और उनको अपने मसल्स के कट्स नज़र आ रहे होते हैं, उनकी बॉडी एक शेप में नज़र आती है, उम्मीद पैदा होती है। पहले तो बेचारे उम्मीद ही नहीं कर पा रहे होते हैं ना। और इन लोगों का मसला ये होता है कि बहुत से लोग ट्रायल्स करते हैं, वो नहीं कम हो रहा होता। आप देखते हो कुछ लोग बहुत से मोटे होते हैं, वो थोड़ा सा खाना खा रहे होते हैं, फिर भी उनका वजन ज़्यादा ही रहता है। वो कहते हैं ना कि यार पानी भी पीता हूं तो लग रहा है, उनको लग रहा होता है। और कई लोग बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में डॉक्टर साहब, आई वांट यू टू एनकरेज पीपल, और लोगों को ये भी इन्फॉर्म करें कि किसी क्वैक के पास ना जाएं। क्वैकरी इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। सो लोगों को ये ज़रूर बताइए कि चलें आपके पास अगर पैसा है तो जस्ट डोंट throw it blindly, go to people who know it professionally. Certified surgeons. Definitely you have to, because like every surgery, they are operator dependent. You need to go a surgeon who has a good experience with these things. These are sensitive surgeries. अगर आप गलती करोगे सर्जरी के अंदर, कोई मिस्टेक करोगे, ये वो मिस्टेक है जो हर निवाले के साथ रहनी है। They will feel pain with every bite. They will feel vomiting. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेफली आप करो तो ये वॉमिटिंग और इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं सर्जरी में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और उम्मीद करते हैं कि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बात का लुब्बे लुबाब ये है कि हेल्दी ईटिंग आपने करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, खुशबाश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बात कीजिए। जब ये साइकिल आप मेंटेन करेंगे तो हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। पराठे में घी कम लगाइए, और आजकल घी का भी एक मिथ चल रहा है, चले आगे चल के कभी इस पर डिस्कस करेंगे। आज के शो से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।